कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक खतरनाक साइंस फिक्शन मूवी लेकर आ गए हैं। खतरनाक इसीलिए क्योंकि इसमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की जो पॉसिबिलिटी है दिखाई गई है वो सच भी हो सकती है। मूवी का नाम है सिंगुलैरिटी, जो एक टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और उस सीमा के बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस और आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इतना एडवांस्ड हो गया है कि अब उसे ह्यूमन इंटेलिजेंस या मदद की जरूरत ही नहीं है। एआई में ऐसी काबिलियत आ गई है कि अब वो खुद अपने इंटेलिजेंस को कई गुना ज्यादा आगे बढ़ा पा रहा है, वो भी ह्यूमंस के बिना, और ह्यूमंस के बिना वो इस दुनिया में आराम से सरवाइव कर पा रहा है। इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी और विजुअल देखकर आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। मूवी की शुरुआत होती है 2017 में। वीए इंडस्ट्रीज नाम की एक रोबोटिक्स कंपनी है जिसके ओनर एलियस वेंट्रोन ने हाईटेक रोबोट्स बनाकर दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये एक नामी साइंटिस्ट भी है और एलन मस्क की तरह हमेशा नए इनोवेशंस करता रहता है, नए वैज्ञानिक आविष्कार करता रहता है। 2 साल के बाद यानी 2019 में दिखाया जाता है कि दुनिया भर की लगभग 75% जनसंख्या वीए इंडस्ट्रीज के रोबोट्स को अपने घरों में यूज करती है। लोग घर के कामकाज को करने के लिए इन रोबोट्स को खरीद रहे हैं। इससे वीए इंडस्ट्रीज ने जो प्रॉफिट कमाया उससे एलिस ने अपनी कंपनी में मिलिट्री रोबोट्स बनाना शुरू कर दिया जो युद्ध में लड़ते थे। लेकिन ये रोबोट्स इतने वायलेंट हैं कि दुश्मन देश के सोल्जर्स और सिविलियंस को अंधाधुंध मार गिराते थे। इस वजह से जिस देश में वीए इंडस्ट्रीज था वो बहुत ही पावरफुल हो गया। दूसरे देश इन रोबोट से डरने लगे क्योंकि इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता था। इस वजह से कई युद्ध रुक गए क्योंकि सोल्जर्स इन रोबोट्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और न ही बाकी देशों के पास इन्हें खत्म करने वाले वेपन्स थे। ऐसा भी एक वक्त था जब जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे उसे दुनिया का सबसे पावरफुल देश माना जाता था। लेकिन अब जिस देश के पास ये पावरफुल रोबोट्स हैं वो पावरफुल हो गए। इस वजह से पूरी दुनिया एलिस और वीए इंडस्ट्रीज के खिलाफ आवाज उठाने लगी कि एलिस की वीए इंडस्ट्रीज दुनिया को मिटाने वाली है। एलिस इतना पावरफुल बन चुका था कि साइंटिफिक इन्वेंशंस में कोई उसकी कंपनी को टक्कर नहीं दे पा रहा था। पूरी दुनिया में अगले कुछ सालों तक वीए इंडस्ट्रीज की मोनोपोली बनी रही। कट करके कहानी शिफ्ट होती है 2020 में, जब एलिस अपने पार्टनर वॉल्श के साथ बैठकर अपने एडवांस रोबोट्स को मॉनिटर कर रहा है। दरअसल एलिस ने क्रोनोस नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया है और उसका दावा है कि क्रोनोस की मदद से हम पृथ्वी को एक खुशहाल जगह बना पाएंगे जहां कभी युद्ध नहीं होंगे। पर उसका दोस्त वॉल्श इस बात से कन्विंस नहीं होता। फिलहाल तो क्रोनोस प्रोजेक्ट एक टॉप सीक्रेट है, लेकिन जल्दी वो दुनिया के सामने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला है। उस रात वो क्रोनोस को लॉन्च करने के लिए अपनी लैब में जाता है जहां बहुत तेज रोशनी होती है। वहां का सिस्टम उसे स्कैन करके पूछता है कि तुम कौन हो। एलिस अपनी आइडेंटिटी बताता है कि मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ। एलिस पूछता है कि मैंने जो काम दिया था उसका क्या हुआ। क्रोनोस सुपर कंप्यूटर बताता है कि काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसका खतरनाक परिणाम मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कहकर वो एलिस को एक विजुअल दिखाता है जिसे देखने के बाद एलिस रोशनी में कहीं गायब हो जाता है। मतलब अब एलिस ने अपना ब्रेन क्रोनोस के कंट्रोल में दे दिया है। कट करके मूवी के हीरो एंड्रयू को दिखाते हैं जो कई दिन के बाद अपनी माँ से मिलने जा रहा है। माँ के घर पर एक रोबोट उसका स्वागत करता है। इस तरह के रोबोट्स लगभग सबके घरों में होते हैं जो घर का काम किया करते हैं। एंड्रयू को देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। टीवी न्यूज में बताते हैं कि साइंटिस्ट के मुताबिक पृथ्वी से 22 लाइट ईयर की दूरी पर एक ऐसा प्लेनेट है जो ह्यूमंस के रहने लायक है। न्यूज में ये भी चर्चा होती है कि वीए इंडस्ट्रीज ने क्रोनोस सुपर कंप्यूटर बनाया है जो ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसी बीच दुनिया के हर चैनल का सिग्नल ऑफ हो जाता है और हर जगह एलिस का विजुअल आ जाता है। इतने में एंड्रयू माँ के साथ डिनर करके निकलता है। एलिस दुनिया को बताता है कि क्रोनोस एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर है जो इस पृथ्वी को विनाश से बचाने वाला है। आज रात इंसानियत एक नया मोड़ पाने जा रही है और पृथ्वी का पुनर्जन्म होने वाला है। कल से पृथ्वी एक नई शुरुआत करने वाली है। इस तरह वो भाषण दे ही रहा होता है कि अचानक हर तरफ हाईटेक बॉम्ब्स गिरने लग जाते हैं और बिल्डिंग्स टूटकर बिखर रहे होते हैं। असल में क्रोनोस ने मिलिट्री रोबोट्स को एक्टिवेट कर दिया था जो हर तरफ बमबारी कर रहे थे। बिल्डिंग्स के साथ लोग भी बमबारी का शिकार हो जाते हैं और देखते देखते सब मिट्टी में मिल जाता है। इसी बीच क्रोनोस की ऑटोमेटेड आवाज दुनिया भर में सुनाई देती है। क्रोनोस बताता है कि सदियों से इंसान पृथ्वी को मिटाने में लगे हुए हैं और अगर पृथ्वी को बचाना है तो सबसे पहले इंसानों को खत्म करना होगा, तभी पृथ्वी को एक नया जीवन मिलेगा। ये बहुत ही जाहिर सी बात है, इसीलिए किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर में इंसान तो क्या, इंसानियत ही पृथ्वी से गायब हो जाएगी। मौत को स्वीकार कर लीजिए और पृथ्वी को जीने दीजिए, थैंक यू। ये कहकर क्रोनोस की आवाज बंद हो जाती है। ये सब कुछ देखकर वॉश पूछता है कि तुमने क्रोनोस को एक्टिवेट क्यों किया। तब एलिस कहता है कि इंसान पृथ्वी के लिए कैंसर की तरह है, अगर जिंदा रहे तो हर तरफ तबाही मचाना नहीं छोड़ेंगे। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो युद्ध भी बंद हो जाएंगे और पृथ्वी इंसानी प्रदूषण से बच जाएगी। और जब पृथ्वी फिर से खुशहाल होगी तो उसको देखने के लिए सिर्फ मैं और तुम रहेंगे।
वॉल्श की समझ में नहीं आता कि जब सब मर जाएंगे तो हम दोनों जिंदा कैसे रहेंगे। अचानक दोनों एक सफेद कमरे में होते हैं। तभी वॉल्श को लगता है कि उसका सर पिघल रहा है और तब पता चलता है कि क्रोनोस ने वॉल्श के ब्रेन को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। यानी अब वो भी इंसान नहीं रहा, बल्कि वो इंसान जैसा दिखने वाला एक प्रोजेक्शन या इमेज है जिसे क्रोनोस कंट्रोल कर रहा है। दूसरी ओर एंड्रयू बमबारी के दौरान एक बस में छुप गया था। जब वो बाहर आता है तो एक रोबोट उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन वो एंड्रयू को मारता नहीं बल्कि उसे पूरी तरह स्कैन करता है। अब स्पेस से पृथ्वी को दिखाया जाता है। ओहो, तो पता चलता है कि दुनिया भर में ये विनाशकारी काम चल रहा है, हर तरफ बमबारी हो रही है। एक ही रात में जैसे इंसानियत का नामो निशान मिट चुका था। कट करके 97 साल के बाद दिखाते हैं कि एंड्रयू एक बंकर से बाहर निकल रहा है। 97 साल पहले जैसा था वो अब भी वैसा ही होता है, लेकिन उसके चारों तरफ हरियाली होती है और लगता है पृथ्वी का पुनर्जन्म हुआ है और 97 सालों में पेड़ पौधे पनप चुके हैं। उसे एलिस, जो खुद एक प्रोजेक्शन है, वो देख रहा होता है। दरअसल 97 साल पहले एंड्रयू मर चुका था, लेकिन क्रोनोस की मदद से एलिस ने एंड्रयू की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा। एंड्रयू का ब्रेन और बाकी सारे ऑर्गन आर्टिफिशियल हैं और उसे पूरी तरह क्रोनोस कंट्रोल करता है। मतलब एंड्रयू अब एक रोबोट है जिसका ब्रेन क्रोनोस के कंट्रोल में है। वैसे वो खुद नहीं मानता कि वो एक रोबोट है। उसके ब्रेन में एक प्रोग्रामिंग सोर्स कोड इंजेक्ट किया गया है जिससे उसे ये लगता है कि वो इंसान है और अपनी मर्जी से सोच समझकर सब कुछ कर रहा है, लेकिन असल में वो तो एलिस के कंट्रोल में है। एलिस ये सब कुछ इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कुछ इंसान उसके मिलिट्री रोबोट से छुप गए थे और बमबारी में बच निकले। उन्हें ढूंढकर अब वो मार डालना चाहता है। उनकी तलाशी करने के लिए उसने एंड्रयू के अंदर इंसान की तरह सोचने का कोड इंजेक्ट किया है और उसे दिन रात मॉनिटर कर रहा है। एलिस को पता चलता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में औरोराज नाम का एक ग्रुप जिंदा है, लेकिन एलिस के रोबोट्स को वहाँ कोई नजर नहीं आता। तब एलिस को एक लड़की का पता चलता है जो रोबोट से बचकर सरवाइव कर रही है। वो खुद औरोराज की तलाश में है और उस जगह का मैप भी उसके पास है। एलिस अब किसी तरह एंड्रयू को उस लड़की से मिलाना चाहता है ताकि वो एंड्रयू को अपने साथ औरोराज के पास लेके जाए और तब एलिस औरोराज को खत्म कर पाएगा। अपने इस मकसद के लिए वो एंड्रयू का इस्तेमाल करने वाला है, पर बेचारा एंड्रयू ये सब जानता ही नहीं कि मैं किसी के कंट्रोल में हूँ। अब जैसा एलिस ने उसे प्रोग्राम किया था उसी के मुताबिक वो एक घर में जाता है जहाँ पर एक लॉकेट होता है। एंड्रयू उसे गले में पहन लेता है, हालांकि वो ये नहीं जानता कि वो ऐसा कर क्यों रहा है और ये किसका लॉकेट है। फिर वो एक पुराने टाउन में जाता है जहाँ पर एक मिलिट्री रोबोट उसका पीछा करता है। एन वक्त पर एक लड़की उसे बचा लेती है। ये वही लड़की है दोस्तों जिसके जरिए एलिस औरोराज तक पहुंचना चाहता है। इसका नाम है क्लेयर। वो रोबोट पर एक एक्सप्लोसिव डिवाइस फेंकती है जिसके फटते ही रोबोट डिसेबल हो जाता है। अब एंड्रयू पूछता है तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो यहाँ। वो कहती है तुम्हें इससे क्या, कहकर वो वहाँ से चले जाती है। अब यहाँ पर वॉल्श पूछता है कि तुमने एंड्रयू पर रोबोट अटैक क्यों करवाया। एलिस कहता है कि ताकि क्लेयर को एंड्रयू पर विश्वास हो जाए। उसे लगना चाहिए कि एंड्रयू भी उसी की तरह एक भटका हुआ इंसान है। अगर क्लेयर को शक हुआ कि एंड्रयू एक रोबोट है तो वो उसे अपने साथ औरोराज के पास कभी नहीं लेके जाएगी और फिर हम औरोराज का खात्मा नहीं कर पाएंगे। यहाँ एंड्रयू क्लेयर का पीछा करने लग जाता है। एक जगह पर वो एंड्रयू को पकड़ भी लेती है और पूछती है अरे मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, क्या तुम्हें रोबोट्स ने भेजा है क्या। एंड्रयू कहता है मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों आ रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ आने का मन कर रहा है। तब क्लेयर एंड्रयू के गले में वो लॉकेट देखती है और पूछती है क्या तुमने ये चेन कहीं से चुराया है क्या। वो कहता है नहीं नहीं ये मेरा है। क्लेयर कहती है ये लॉकेट वही लोग पहनते हैं जिन्हें विश्वास है कि औरोराज पृथ्वी पर सरवाइव कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम पर विश्वास कर रही हूँ। मैंने सुना है कि औरोराज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और मैं उन्हीं की तलाश में निकली हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। अगर मुझे पता चला कि तुम उन खतरनाक रोबोट्स के साथ हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यहाँ दोस्तों एलिस इनकी हर चाल को मॉनिटर कर रहा होता है। रात को दोनों एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर क्लेयर बताती है कि एक मैप के जरिए मैं औरोराज की लोकेशन को ट्रैक कर सकती हूँ। आसमान में जो ग्रीन लाइट दिख रहा है उसे औरोराज भेज रहे हैं। उसे फॉलो करेंगे तो हम औरोराज के पास पहुंच जाएंगे, वहां हम रोबोट से सेफ रह पाएंगे। अगली सुबह क्लेयर नदी में कुछ फूल डालकर किसी को श्रद्धांजलि देती है। एंड्रयू पूछता है ये क्या कर रही हो, लेकिन क्लेयर उसका जवाब नहीं देती और कहती है हमें तुरंत निकलना होगा अभी। दोनों वहां से निकलते हैं तो रास्ते में एंड्रयू एक रेलवे ट्रैक पर कान रखकर सुनने की कोशिश करता है। क्लेयर पूछती है किस जमाने में रह रहे हो तुम, 60 साल पहले दुनिया से ट्रेन नाम की चीज ही मिट गई, या तुम्हें नहीं पता क्या इस ट्रैक पर तो क्या दुनिया की किसी भी ट्रैक पर ट्रेन नहीं चलती। एंड्रयू कह देता है कि सॉरी मुझे ट्रेन पसंद है इसीलिए ऐसा कर बैठा। एंड्रयू के ब्रेन में 97 साल पहले की मेमोरी है, लेकिन वो नहीं जानता कि इस वक्त वो क्लेयर के पीछे क्यों जा रहा है। चलते चलते रात हो जाती है और दोनों एक पुराने चर्च में रुक जाते हैं। वहाँ एक ग्रामोफोन देखकर एंड्रयू बड़ा खुश होकर उसे प्ले करता है। क्लेयर डांटती है कि तुरंत उसे ऑफ करो। एंड्रयू वैसा ही करता है और तब वो देखते हैं कि म्यूजिक की आवाज को सुनकर एक रोबोट आकर उस जगह को चेक करता है। अगर उसने इनको देख लिया तो वो इन्हें तुरंत मार डालेगा, पर वो हर तरफ स्कैन करके चला जाता है, लेकिन ये दोनों छुप जाते हैं जिसकी वजह से वो उनको देख नहीं पाता। क्लेयर को लगता है कि एंड्रयू जरूर पुराने जमाने से टपक पड़ा है। एंड्रयू कहता है हाँ मैं एक अलग जगह पे रहता था। क्लेयर पूछती है क्या किसी बंकर या गुफा में रहते थे तुम। एंड्रयू कहता है कि हाँ ऐसी कोई जगह जहाँ पर मेरे लोग रहते थे। अब अगली सुबह क्लेयर देखती है कि ठंड में वो एंड्रयू से लिपट कर सो रही थी। वो तुरंत अपना हाथ निकाल लेती है और एंड्रयू को जगा देती है। फिर दोनों पूरा दिन चलने के बाद एक पुराने गांव पहुंचते हैं। वहाँ चीजें एकदम ठीक ठाक रखी होती हैं जैसे कोई रह रहा है यहाँ पर असल में वहाँ पर कोई नहीं रहता। क्लेयर को वहाँ पर एक कैमरा मिलता है जिसे वो ऑपरेट करना नहीं जानती।
एंड्रयू उसे फोटो क्लिक करना सिखाता है और उसकी एक फोटो लेता है। फिर क्लेयर भी एक फोटो क्लिक करती है। दोनों बड़े खुश होते हैं। तब क्लेयर पूछती है, क्या तुम्हारे परिवार में सिर्फ तुम ही जिंदा बचे हो? एंड्रयू हाँ में जवाब देता है। अब ये सुनकर क्लेयर दुखी भी हो जाती है और बताती है कि मैं नेक्सस नाम की एक जगह को बिलोंग करती हूँ। कई साल से रोबोट्स को हमारी जगह का पता नहीं चला और हम वहाँ पर सुरक्षित थे, लेकिन जब वहाँ के रिसोर्सेज खत्म हुए तो मेरी बहन वहाँ से निकल गई। उसने सोचा था कि वो किसी सेफ जगह का पता लगाकर हमें वापस लेने आएगी, लेकिन रास्ते में रोबोट्स ने उसको ट्रैक कर लिया और मार डाला। उसी के जरिए रोबोट्स ने हमारी जगह को भी ट्रैक कर लिया और हम पर अटैक किया। उनसे बचने के लिए मुझे और मेरे पापा को अलग अलग दिशाओं में जाना पड़ा, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे पापा कहीं न कहीं जरूर जिंदा होंगे, क्योंकि मेरे ट्रैकिंग सिस्टम में उनका लोकेशन और अराज की जगह के पास दिख रहा है। अपना दुख एंड्रयू उसके साथ शेयर करते हुए वो सो जाती है। अब अगली सुबह एंड्रयू वहाँ कुछ आदमियों को देखता है, पर क्लेयर कहती है कि अगर यहाँ इंसान है तो हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो लोग रोबोट्स भी हो सकते हैं। एंड्रयू कहता है, अरे बात करने में क्या जाता है, अगर वो लोग औराज के बारे में कुछ जानते हो तो हमारी मदद हो सकती है। मुझ पर भी तुम्हें पहले विश्वास नहीं था ना, लेकिन अब है। उसी तरह वो लोग भी अच्छे होंगे, कोशिश करके देखते हैं। और दोस्तों इस पर क्लेयर मान जाती है। दोनों उन लोगों के कैंप में छुप कर देखते हैं। उस ग्रुप की एक लड़की इनको देख लेती है और अपने साथियों को बता देती है। फिर वो लोग एंड्रयू और क्लेयर का पीछा करने लग जाते हैं। एंड्रयू नीचे गिर जाता है, लेकिन क्लेयर बच निकलती है। यहाँ एलिस को दिखाते हैं। वो वॉल्श को बताता है कि मुझे यकीन है कि क्लेयर एंड्रयू को बचाने जरूर आएगी, और होता भी ऐसा ही है। क्लेयर कुछ दूर पर जाकर एंड्रयू की फोटो निकाल कर देखती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि वो एंड्रयू को छोड़कर आ गई। वहाँ वो लोग एंड्रयू का लॉकेट देखकर कहते हैं, लगता है तुम्हें औराज के एग्जिस्टेंस में विश्वास है, हम लोग तो औराज को नहीं मानते। कहकर वो चला जाता है। इतने में क्लेयर आकर एंड्रयू की रस्सी काटने लगती है। इतने में वो आदमी वापस आ जाता है और क्लेयर के साथ बुरा करने की कोशिश करता है। एंड्रयू के ब्रेन में जो प्रोग्रामिंग थी वो सब चेंज होने लगती है और वो ह्यूमंस की तरह इमोशनल होने लग जाता है। क्लेयर को बचाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आधी कटी हुई रस्सी खोल भी देता है। फिर उन आदमियों को खूब पीटता है। उसकी समझ में नहीं आता कि अचानक मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। वो नहीं जानता था कि वो अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करने की क्षमता रखता है। खैर वैसे तो उसको ये भी नहीं पता कि मैं एक रोबोट हूँ। पर इतने में एक आदमी एंड्रयू की छाती पर चाकू से वार करता है, जिस वजह से एंड्रयू घायल होकर गिर पड़ता है। तभी क्लेयर उस आदमी की पीठ पर चाकू मारकर उसे ही खत्म कर देती है। दोनों वहां से निकलकर एक जगह रात गुजारते हैं। अब अगली सुबह क्लेयर देखती है कि एंड्रयू का शरीर जरा भी नहीं हिल रहा। वो घबरा जाती है कि कहीं एंड्रयू मर तो नहीं गया, लेकिन तब वो देखती है कि एंड्रयू की छाती पर जो घाव था वो बड़ा अजीब दिख रहा है। वो छाती पर हाथ फेरती है तो शॉक होकर दूर गिरती है। उसके मसल्स हरे रंग के होते हैं और उसके शरीर में खून नहीं, तरह तरह के सर्किट्स होते हैं। इतने में एंड्रयू जाग जाता है। क्लेयर कहती है, सच बताओ तुम कौन हो? तुम इंसान तो नहीं हो सकते। तुम्हारे शरीर में ये क्या भरा हुआ है? एंड्रयू की भी समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रही है, और जब वो अपनी छाती खोलकर देखता है तो वो भी कंफ्यूज होकर कहता है, अरे मैं क्या हूँ? क्लेयर उससे नाराज हो जाती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम इंसान नहीं उन खतरनाक रोबोट्स में से एक हो। एंड्रयू उसे समझाने लगता है कि मैं खुद नहीं जानता था कि मैं रोबोट हूँ, लेकिन मैं सच बताऊं तो तुमसे मैं अलग नहीं होना चाहता। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन क्लेयर उसको छोड़कर रास्ते निकल जाती है। एंड्रयू बहुत दुखी फील करता है और बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो एक लैब में होता है, जहाँ वॉल्श उसे बताता है कि तुम्हारा शरीर इंसान जैसा है, लेकिन अंदर के पार्ट्स आर्टिफिशियल हैं। यहाँ तक कि ब्रेन भी आर्टिफिशियल है जो हमने तुम्हारे अंदर फिक्स किया है। अब हम तुम्हारी ब्रेन की सारी मेमोरीज को इरेज करने वाले हैं, क्योंकि तुम ह्यूमंस की तरह इमोशनल होने लगे हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर अपने प्रोग्राम कोड चेंज करने की काबिलियत भी आ गई है, जो हमारे लिए खतरनाक होगा। इसीलिए तुम्हारी इमोशनल मेमोरीज को हम मिटाने वाले हैं। बताओ तुम्हारे ब्रेन में वो प्रोग्राम कहाँ पर है? लेकिन एंड्रयू नहीं बताता। इतने में एक रोबोट क्लेयर को लेकर आ जाता है और अब वॉल्श धमकाता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो क्लेयर को मार डालेंगे। फिर भी एंड्रयू नहीं बताता। अब वॉल्श एक बटन दबाता है और खुद एंड्रयू की इमोशनल मेमोरीज के अंदर जाकर देखने लग जाता है। लेकिन एंड्रयू अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग इस तरह चेंज कर देता है कि उसमें क्लेयर की मेमोरी नहीं आती, बल्कि उसकी माँ की मेमोरी आती है। और फिर वॉल्श एंड्रयू को कंट्रोल करके उसे कोड के बारे में पूछने पर मजबूर करता है। लेकिन माँ कहती है कि बेटा, यहाँ कोड नाम की कोई चीज नहीं होती। तुम्हारी सोच और तुम्हारे थॉट्स ने ही कोड का रूप ले लिया है। असल में तुम किसी के कंट्रोल में हो और तुम्हें जल्दी उस कंट्रोल से बाहर निकलना होगा। और ये सारी चीजें वॉल्श को विजुअल में दिखता है, पर उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो कोड कहाँ पर है जिसे एंड्रयू चेंज कर रहा था। ये सारी चीज देखकर क्लेयर समझ जाती है कि एंड्रयू अच्छा है, लेकिन ये लोग उसे कंट्रोल करके उससे बुरे काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक वॉल्श वहाँ से बाहर चला जाता है। तब क्लेयर एंड्रयू के पास आती है तो वो क्लेयर को धक्का दे देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। दरअसल वॉल्श ने एंड्रयू के ब्रेन में कुछ चेंज कर दिया था, जिस वजह से वो वायलेंट हो गया। लेकिन क्लेयर एंड्रयू को किस करती है तो एंड्रयू के ब्रेन में पुरानी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। अब ये सब कुछ देखकर वॉल्श का सर चकराने लग जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। फिर वो एक रोबोट को इन्हें मारने का ऑर्डर देता है। रोबोट इनका पीछा करने लगता है तो एंड्रयू, जो खुद रोबोट जैसा ताकतवर है, वो रोबोट को एक
तगड़ा पंच मारकर गिरा देता है, लेकिन क्लेयर को चोट लग जाती है। इस बीच एंडी उस लैब में बॉम्ब सेट करके क्लेयर को उठाकर बाहर आ जाता है। तभी वो लैब फटती है, लेकिन वॉश जो महज एक प्रोजेक्शन है, उसे ब्लास्ट में कुछ नहीं होता। एलिस और वॉश देखते हैं कि एंडी और क्लेयर एक लंबा सफर तय करके आखिर औरोराज की जगह पहुंच ही जाते हैं। क्लेयर की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है उसके पिता यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आता। क्लेयर रियलाइज करती है कि औरोराज नाम का कोई ग्रुप शायद है ही नहीं। मैं ही पागलों की तरह विश्वास करती रही कि औरोराज यहाँ सरवाइव कर रहे हैं। लगता है यहाँ के लोगों को भी रोबोट्स ने मार डाला और अब ये जगह भी रोबोट्स के कंट्रोल में होगी। मैं धोखा खा गई, ये कहकर वो अपने गले में पहना हुआ औरोराज का लॉकेट निकाल फेंकती है। अब ये देखकर यहाँ एलिस को भी यकीन हो जाता है कि औरोराज नाम का कोई ग्रुप है ही नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह है। उसे तसल्ली होती है कि औरोराज एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए वो आखिरी इंसान यानी क्लेयर को खत्म करने के लिए वॉश को भेजता है। लेकिन वॉश क्लेयर को एंड्रयू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है कि इसने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारा पीछा किया, लेकिन कहाँ, क्लेयर पागल थोड़ी है, वो उसे ही शूट कर देती है, क्योंकि वो महज एक प्रोजेक्शन है। अब क्योंकि वो महज एक प्रोजेक्शन है तो बुलेट उसके पार निकल जाती है और वो गायब हो जाता है। तो अब इन्हें खत्म करने के लिए एलिस कई रोबोट्स को भेजता है। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक बंकर के अंदर छुपते हैं। वहाँ एक दरवाजा होता है जो ह्यूमन वॉइस से खुल सकता है। क्लेयर कुछ कहती है और उसकी वॉइस से दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक बड़ी स्क्रीन पर औरोराज का सिंबल होता है। दोनों समझ जाते हैं कि ये औरोराज की जगह है। उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए इन्हें औरोराज लॉकेट की जरूरत होगी, लेकिन क्लेयर ने तो उसको फेंक दिया था। तब एंड्रयू अपना औरोराज लॉकेट उसको देता है जो उसने एक पुराने घर से निकाला था। वो उसे सिस्टम पर सेट करते हैं तो एक ऑटोमेटेड मैसेज आता है कि कुछ ही देर में आप औरोराज के प्लेनेट में पहुंच जाएंगे। और तब बाहर दिखाते हैं कि ये लोग जहां आए हैं वो बंकर नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है जो ऊपर उठ रहा है। दरअसल औरोराज के लोग किसी दूसरे प्लेनेट में रहते हैं और वो भी टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड। पृथ्वी पर जिंदा बचे इंसानों को अपने प्लेनेट पर सुरक्षित ले जाने के लिए उन्होंने इस स्पेसशिप को यहाँ छोड़ा है। और ये सारी चीज देखकर एलिस शॉक हो जाता है और अपने लाखों रोबोट्स को उस स्पेसशिप पर हमला करने के लिए भेजता है। क्लेयर लॉन्च बटन प्रेस कर जाती है, लेकिन एंड्रयू उसको रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मेरी वजह से औरोराज को खतरा हो सकता है, क्योंकि क्रोनोस मुझे ट्रैक कर रहा है और वो औरोराज पर हमला करके उनको मार डालेगा। ऊपर से औरोराज जरूर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मैं इंसान हुई नहीं। लेकिन क्लेयर कहती है कि इंसान नहीं हो तो क्या हुआ, तुम्हारी मेमोरी अभी किसी के कंट्रोल में नहीं है और तुम बहुत अच्छे हो, और राज तुम्हें जरूर स्वीकार करेंगे। एंड्रयू भी मान जाता है और दोनों मिलकर लॉन्च बटन प्रेस करते हैं। अब इससे पहले कि एलिस के रोबोट्स स्पेसशिप पर हमला करते, वो लाइट की स्पीड से निकल पड़ता है और उस प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहां औरोराज रहते हैं। लेकिन अब एलिस को पता चल चुका है कि उस प्लेनेट पर औरोराज यानी इंसान रहते हैं। वो उस स्पेसशिप का पीछा करके औरोराज को मिटाने का फैसला करता है और अपने स्पेसशिप्स और मिलिट्री रोबोट्स की आर्मी को औरोराज पर अटैक करने के लिए भेज देता है। एंड्रयू और क्लेयर उस प्लेनेट पर लैंड करते हैं जो कि पृथ्वी से 22 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अंत में दिखाते हैं कि क्रोनोस के रोबोट्स औरोराज के प्लेनेट की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन औरोराज टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस्ड हैं कि वो रोबोट आर्मी से खुद को बचाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उन्हें क्रोनोस के मिलिट्री रोबोट से डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।